जय हिंद। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। दोस्तों, जो हमारा NCERT का साइंस सीरीज चल रहा था, इसमें आप सबको खुशी होगा कि हमारा NCERT साइंस का क्लास 6 के साथ साथ अब क्लास 7 भी समाप्त हो चुका है। आज क्लास 7 का ये आखिरी और चैप्टर नंबर 18 वीडियो है। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे वो सभी के सभी आपका समाप्त कर दिया गया है। और आपको पता है कि मैं ओल्ड और न्यू NCERT दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो न्यू NCERT के अनुसार चैप्टर नंबर 13 और ओल्ड NCERT के अनुसार चैप्टर नंबर 18 जो आज हमारा है वह है अपशिष्ट जल की कहानी। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा और आपसे सजेशन चाहूँगा। आप सभी अपना अपना विचार सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर देंगे ताकि मैं आगे की क्लास आपको कंटिन्यू करा सकूँ। दोस्तों, अभी वर्तमान में नज़दीक में आपको पता होगा BPSC टीचर का जो 3.0 यानी कि तीसरा फेज है, इसकी वैकेंसी आने की संभावना बढ़ चुकी है। और ये जो है मार्च के आसपास में एग्ज़ाम हो जाएगा। साथ ही साथ फरवरी 25 को जो है वो बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है। फिर मार्च के ही लास्ट होते होते आपका बिहार SSC का एग्ज़ाम है। इन सभी को देखते हुए इन सभी का जो सिलेबस है वो 10th के ऊपर की सिलेबस है। तो मैं आपसे सुझाव चाहता हूँ कि आगे कंटिन्यू क्लास 8 करें या फिर मैं सीधे उठा करके क्लास 10 से शुरू कर दूँ। 8 और 9 को अभी बीच में बैकअप के लिए डालते हैं। क्लास 10 और या क्लास 11 को अभी शुरू करूँ, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला है जिसमें ज़्यादातर लोगों का तो क्लास 8 है, यानी कि वो कंटिन्यू चाह रहे हैं, उनका और ऐसा कोई व्यू नहीं है, वो कंटिन्यू चाह रहे हैं। लेकिन एक लोग का जो कमेंट आया उसमें था कि एक एक चैप्टर लिया जाए, एक चैप्टर क्लास 8, एक चैप्टर क्लास 9, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आपका क्या सुझाव है? क्या कंटिन्यू एक ही क्लास को ख़त्म किया जाए या फिर कम से कम 2 क्लास की एक एक चैप्टर डेली किया जाए? आप ये सुझाव हमें ज़रूर कमेंट में देंगे। और अपना विचार जो है कमेंट में देने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में भी आप जा कर के उस पर वोट करेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, कितने लोग हमारे वीडियोज़ को डेली देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल की कहानी। उससे पहले आज ये हमारा चैप्टर लास्ट हो रहा है क्लास 7 का। तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को सपोर्ट तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही पुनः करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। जिनका भी आगे का एग्ज़ाम है उनके लिए अपने दोस्त, भाई बहन, सहेली, सबके पास ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाना पड़ेगा। आपको सभी ग्रुप में आपको डालना पड़ेगा ताकि सबके साथ ये वीडियो प्राप्त हो सके, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है इससे बेहतर कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा और ना ही किसी कोचिंग संस्थान में इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपको और अपने दोस्तों साथियों को पढ़ने और पढ़ाने का। तो आइए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 या चैप्टर नंबर 18 जो है क्लास 7 का अपशिष्ट जल की कहानी। तो हम जल की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटी सी एक चैप्टर है जिसमें बस आपको छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपका विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो आइए अब हम जानते हैं, अब अपना नोट बनाना शुरू करेंगे। पेन, कॉपी, किताब लेकर के बैठेंगे और इसको नोट्स करेंगे। तो हम जानते हैं कि हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित क्या, आपको आश्चर्य हुआ? तो कहता है कि झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। अपशिष्ट जल क्या है? तो जो झाग से भरपूर यानी कि आप कपड़ा वगैरह धोते हैं तो तेल मिश्रित यानी किसी कल कारखाने से जो तेल निकलता है वो पानी में जाके मिलता है। काला भूरे रंग का जो जल होता है जो शौचालय, सिंक, लॉन्ड्री वगैरह से जो आता है वो सभी जल क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर कहानी है वो आपको जानने के लिए नहीं है और आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम वही पढ़ाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम पढ़ाते नहीं हैं।
क्योंकि मैं PDF को पहले पढ़ता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने लेकर आता। आइए अब हम क्रियाकलाप 13.1 देखते हैं। कहता है वृत्ताकार खाली मैदानों में स्वच्छ जल का उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया, आप उसमें और भी उपयोग जोड़िए। यानी कि ये जो है स्वच्छ जल के उपयोग है और ये पेयजल है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण लिखना है, वो आपको करना नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं हम यहाँ पे, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और क्या है कि मृत्यु का ग्रास हो जाता है। मतलब ये सीधा सीधा कहना है एक रिपोर्ट के अनुसार कि बहुत सारे लोगों के पास, विश्व की बहुत सारी जनसंख्या के पास जल नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 16 में आपको जल से संबंधित कहानी पढ़ाया था और उसमें बताया था कि 71% जो जल है वो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन हमारे पास पीने के लिए मात्र 0.006% ही अलवणीय या ताज़ा पानी है। कितना? 0.006% ही अलवणीय जल है। इसके बारे में हमने जाना था और हमने यह भी पूछा था आपसे, वहाँ पर सबसे पहला लाइन ही हमारा था 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष किसे घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष किसे घोषित किया गया था? तो साल 2003 को घोषित किया गया था। उसके बाद हमने अपशिष्ट जल के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारे जल के बारे में पढ़ा था। तो ये सभी हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपको वो देखना चाहिए और पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहिए ताकि एक दूसरा से वो लिंक हो सके। आइए आगे चलते हैं। अब कहता है आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण यानी कि ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। गंभीरता की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस, ध्यान देंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके 2 सवाल है। पहला ये कि विश्व जल दिवस अब कब मनाते हैं? तो अभी हमने बताया था 22 मार्च, लेकिन 22 मार्च 2005 यानी कि जब 2005 की संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक हुई और विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को मनाया गया, तो उस समय से आगे के 10 साल के लिए 2005 से 2015 तक के वर्ष को हमने किस वर्ष के रूप में मनाया? तो जीवन के लिए जल के रूप में वर्ष को हमने मनाया 2005 से 2015 के बीच को। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ष UNO या कोई ना कोई संस्था जो होता है वो अपने आगे के भविष्य को तय करने के लिए 10 साल 5 साल का एक लक्ष्य निर्धारित करता है। मोस्टली 10 साल का, जिसे हम दशक कहते हैं, 10 साल का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उस लक्ष्य में उसको पूर्ण करने की प्रयास की जाती है। उसी प्रकार विश्व जल दिवस जो 22 मार्च 2005 को जब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली बैठी, तो उसमें 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि अलवण जल, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल की अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष कब मनाया गया था? तो 2003 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष कब मनाया गया था? तो 2003 में मनाया गया था। वो वर्ष है सिर्फ, और ये दशक है जो कि 5 से 15 है। अब कहता है कि जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना शामिल है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम समान रूप से बाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। जो अपशिष्ट जल है, बाहित मल उपचार, ये अलग अलग तरीक़ों से हम इसको शुद्ध करते हैं, उसके बारे में हम अब ये देखो, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो है जो कि 2005 से 2015 है। वाटर फॉर लाइफ, इंग्लिश में इसको देखो क्या लिखेंगे, वाटर फॉर लाइफ,
वाटर फॉर लाइफ संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा साल 2005 के 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में 2005 से 15 के लिए घोषित किया गया है। वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015, याद रखना है कि जीवन के लिए जल या वाटर फॉर लाइफ का लक्ष्य 2005 से 2015 संयुक्त राष्ट्र द्वारा रखा गया था। अब हम जानते हैं बाहित मल क्या है। तो कहता है बाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी शामिल। ध्यान देना है कि अपशिष्ट जल या बाहित जल में वर्षा जल को भी शामिल किया जाता है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। बाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट होता है। ध्यान रखना है, बाहित मल द्रव्य रूपी यानी कि लिक्विड फॉर्म में एक अपशिष्ट यानी कि अवांछनीय पदार्थ होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। क्या है बाहित मल? तो बाहित मल वह है जो द्रव्य रूपी अपशिष्ट होता है जिसमें जलों में बहुत सारे निलंबित अपद्रव्य के रूप में शामिल होता है, और वर्षा जल को भी हम बाहित मल के रूप में शामिल करते हैं। अब यहाँ क्रियाकलाप 2 है जिसमें आपको बहने वाले जल का निरीक्षण करना है और कह रहा है कि अब हम जानते हैं कि बाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या है कि बाहित मल जो होता है वह एक तरह का जटिल मिश्रण है, और जटिल मिश्रण के अंतर्गत निलंबित ठोस, कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धि, पोषक तत्व, मृतजीवी, रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ समान उदाहरण इस प्रकार है, और इस उदाहरण को अब आपको याद रखना है। कहाँ पर? यहाँ देखिए, इसको आपको गांठ बांध करके अपने नोटबुक में पूरी तरह से नोट कर लेना है और याद रखना है। जैसे हम पहले जाने कार्बनिक अशुद्धि, जैसे हमने अभी जाना कि कार्बनिक अकार्बनिक पोषक तत्व ये सभी जो होता है वो हमारा शामिल होता है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत शामिल होने के कारण जो है हम क्या करेंगे, एक एक करके जानते हैं कार्बनिक अशुद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कार्बनिक अशुद्धि में हमारा मानव मल आएगा, जैविक अपशिष्ट पदार्थ आएगा, तेल आएगा, यूरिया आएगा। ये याद रखना है, यूरिया जो है कार्बनिक अशुद्धि है। पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, ये सभी क्या है? कार्बनिक अशुद्धि है। कौन कौन सी? मानव मल यानी कि हमारा अपशिष्ट जो होता है वो जैविक अपशिष्ट पदार्थ। जैविक अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हो गया जो साग सब्जी वगैरह जो होता है उसकी। फिर तेल, यूरिया, मोस्टली यहाँ पर यूरिया का और याद रखना है। यूरिया और मानव मल ये 2 को याद रखना है। ये कैसा पदार्थ है, कैसा अशुद्धि है? तो कार्बनिक अशुद्धि है। क्या है? कार्बनिक अशुद्धि है। कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। तो यूरिया हो गया, आपका तेल हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, मानव मल, ये सभी कार्बनिक अशुद्धि के रूप में जाना जाता है। अब आता है हमारा अकार्बनिक अशुद्धि। अकार्बनिक अशुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातु। अकार्बनिक कौन कौन है? नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातु। ये तो यहाँ धातु याद रखना है। धातु जो है वो क्या होता है? अकार्बनिक अशुद्धि है, क्योंकि धातुओं में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो धातु क्या है? अकार्बनिक अशुद्धि है। फिर है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पोषक तत्व कहलाता है। तो ये तो डायरेक्ट भी याद रखना है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को हम पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। क्लियर? पोषक तत्व के रूप में हम फास्फोरस और नाइट्रोजन को जानते हैं। फिर है जीवाणु। जीवाणु की बात करें तो हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो कॉलरा और साल्मोनेला पैराटाइफी। मतलब हैजा जो बीमारी होता है वो किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कॉलरा से होता है। हैजा जीवाणु विब्रियो कॉलरा जीवाणु से होता है, और टाइफाइड जो है साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। ये दोनों याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल कि विब्रियो कॉलरा जिससे कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा होता है, और ये हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। तो हम इसको देखिए, हैजा को जी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है से हैजा, जा से जीवाणु, हैजा, हैजा, है से हैजा,
और जा से जीवाणु यानी कि हैजा किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। और फिर है टाइफाइड। टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये देखो इसका जीवाणु का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल्मोनेला पैराटाइफी, टाइफी टाइफाइड, टाइफी टाइफाइड। बाकी रह गया याद करने के लिए कि टाइफाइड किससे होता है। तो देखो टाइफाइड, और ये क्या है, जीवाणु। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ताऊ जी। क्या रखेंगे, ताऊ जी। टाइफाइड को हम ताऊ बनाते हैं, जी से जीवाणु बनाते हैं। ताऊ मतलब राजस्थान हरियाणा वगैरह में ताऊ चाचा को बोला जाता है। तो ताऊ जी हम याद रखेंगे, टाइफाइड जीवाणु ताऊ जी, टाइफाइड जीवाणु ताऊ जी। हैजा, है से हैजा, जा से जीवाणु। यानी कि अब आपको जीवाणु से होने वाले दो बीमारी अब आपको याद हो गए। जीवाणु से होने वाले बीमारी हैजा और टाइफाइड, हैजा विब्रियो कॉलरा से और टाइफाइड साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। टाइफाइड को हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक के रूप में, टाई को हम ताऊ बनाएंगे, जी से जीवाणु बनाएंगे, तो ताऊ जी टाइफाइड जीवाणु होता है। उसके बाद है अन्य सूक्ष्म जीव। तो अन्य सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। पेचिस जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, ये याद रखना है। पेचिस जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, ये भी याद रखना है। तो इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पेचिस और ये प्रोटोजोआ। पेचिस और प्रोटोजोआ, तो ये देखो दोनों का पहला अक्षर उठा लो, पापे या पाप। पाप याद रख लीजिए, पाप। पा से प्रोटोजोआ, पा से पेचिस, या फिर पापे। क्या कर लेंगे, पाप का बहुत सारा मिल करके क्या बन जाएगा, पापे। तो पा से प्रोटोजोआ और पे से पेचिस। तो प्रोटोजोआ किससे, कौन सी बीमारी, पेचिस। पेचिस किससे उत्पन्न होता है, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। हैजा किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु से उत्पन्न होता है। टाइफाइड किससे उत्पन्न होता है, तो ताऊजी, ताऊजी यानी कि टाइफाइड जीवाणु। याद रहेगा, याद रखना है। नहीं भी याद रहेगा तो भी याद रखना है। तो हम एक बार फिर से इस सभी को जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट था। कार्बनिक अशुद्धि, कार्बनिक अशुद्धि में हमने किसको किसको लिया था, एक इंपॉर्टेंट याद रखना है मानव मल को, दूसरा याद रखना है यूरिया या मूत्र को। बाकी अन्य सभी भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी, ये सभी कचरा, ये सभी कार्बनिक अशुद्धि है। अकार्बनिक अशुद्धि के अंतर्गत हमने किसको लिया था, तो नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातु। धातु हमारा इंपॉर्टेंट है। बाकी नाइट्रेट और फॉस्फेट ये भी अकार्बनिक अशुद्धि है। पोषक तत्व के अंतर्गत हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस को याद रखेंगे। NPK के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्हीं में से दो है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। एक पोटासियम होता है, पोटेशियम जिसको बोलते हैं। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन को हम पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने जीवाणु को जाना। जीवाणु के अंतर्गत दो बीमारी जाना, हैजा जो कि विब्रियो कॉलरा से होता है, टाइफाइड जो कि साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। हैजा और टाइफाइड दोनों जीवाणु से होने वाला रोग है। और अन्य सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पेचिस के बारे में पढ़ा, और पेचिस जो है प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है, जो कि पापे के नाम से हमने जाना। अब यहाँ हम पढ़ेंगे जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। जल शोधन मतलब कि जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है वो कैसे होता है। तो पहले हम यहाँ समझते हैं कि घर और सार्वजनिक भवन को जब स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के द्वारा ही की जाती है। तो कहता है कि कल्पना कीजिए यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता, मतलब नीचे ज़मीन में आप देख सकते, तो जिसे सीवर कहते हैं। ध्यान देना है, क्या कह रहा है कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइप का एक जाल दिखाई देगा, जिसे हम सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। सीवर क्या करता है, मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो बाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। तो मेनहोल कहाँ होता है, तो 50 से 60 मीटर की दूरी पर होता है। मेनहोल का मतलब वो होता है, आप देखे होंगे रोड वगैरह पे चलते होंगे तो बीच में कोई एक गड्ढा होता है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ढक्कन लगा होता है। खास करके पटना के सड़कों में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखता है। पटना में जो सीवर की जो समस्या है वो कभी दूर नहीं होता है। मतलब वहाँ ऐसा है कि आप मेन रोड पे भी चल रहे हो ना, तो मेन रोड के बीच में आपको एक गड्ढा दिख जाएगा। खास करके गलियों वगैरह मेन रोड पे जो होता है उसमें तो हमेशा निरंतर
मतलब ये नहीं समझ में आता है कि मेन रोड की जो होती है वही मेन रोड पे ही बीच में ही मेन होल होता है और ये हमेशा टूटा रहता है। कैसा होता है? टूटा रहता है। आदमी गाड़ी पार्क करे या गाड़ी ले जाए तो कैसे ले जाएगा? साइड से ले जाएगा और इसी कारण क्या होता है? रोड कंजस्टेड हो जाता है। ठीक है, उसका अच्छी खासी चौड़ी सड़क भी वहाँ पर बीच में नाली होने के कारण वो कंजस्टेड हो जाता है। लोग साइड से ही जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो साइड से जाएंगे, क्या पता वो ढक्कन गाड़ी की वजह से गिर जाए, टूट जाए। तो ये होता है मेन होल का मतलब है ये हमेशा रोड के किसी एक किनारे पर होना चाहिए ताकि एक साइड का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो। लेकिन ऐसा पटना के रास्तों में, गलियों में तो हमने नहीं देखा है कभी। वो ज़्यादातर बीच में ही दिखाई देगा और उसमें भी जितने भी होल होंगे अधिकांशतः बीच में टूटे होते हैं। एक लंबी खंभा गाड़े रहते हैं, कोई ऐसा बोरा बांध के, कपड़ा बांध के, है ना। तो ये तो मेन होल जो है, आपको इतना याद रखना है कि मेन होल की दूरी जो है एक से दूसरे के बीच में 50 से 60 मीटर की दूरी होती है। अब आगे देखते हैं, प्रदूषित जल का उपचार करना है। तो प्रदूषित जल के उपचार के लिए क्रियाकलाप 13.4 करना है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा है नहीं जो कि आप कर सको। जल जीवशाला एक्वेरियम को कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कीप वगैरह डाल के, फिल्टर पेपर डाल के कैसे स्वच्छ करना है वो है। आप PDF आपको हम दे देंगे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, ये सभी आपके काम का नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा। अब यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या है। तो कह रहा है कि अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं। ये तीनों को याद रखना है। अपशिष्ट जल के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करता है। क्या करता है? पृथक करने में सहायता करता है। अब बाकी यहाँ पर कैसे कैसे करना है वो आपको जानना है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है कि अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसे अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र यानी कि स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। क्या है कि अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसे अशुद्धि को हटाने के लिए अपमथित्र यानी कि स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इसको याद रख लेंगे कि जलों से तेल और ग्रीस यानी चिकनी पदार्थों को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अपमथित्र यानी कि स्कीमर का उपयोग करते हैं और इन सभी प्रक्रिया को अपना करके जल को शुद्ध किया जा सकता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। आपंक का मतलब होता है कचड़ा वाला, जिसमें कीचड़ होता है वो। अपशिष्ट जल कहता है अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि जल को शुद्ध करने के क्रम में हमें बायोगैस या जैव गैस भी उत्पन्न होता है, जो ईंधन के रूप में या विद्युत उत्पादन के रूप में प्रयोग होता है। याद रखना है कि जल अपशिष्ट को शुद्ध करते समय हमें बायोगैस, जैव गैस का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ है नहीं। अब यहाँ देख लो, कह रहा है कि उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते। क्या है? उपचारित जल मतलब जो अब शुद्ध हो गया जल है, जिसको हम उपचार कर चुके हैं, जल को ठीक कर चुके हैं, उसमें अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है। याद करो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन था? मलमूत्र था हमारा, यूरिया था हमारा, फिर ये क्या बोलते हैं, शाकनाशी, पीड़कनाशी, कचड़ा, ये सभी था। ये हमारा कार्बनिक पदार्थ था। तो कहता है उपचारित मल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणुरहित कर लेना आवश्यक होता है। मतलब ये कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ या जो उपचारित जल है, उसमें थोड़ी बहुत जो कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व बच गया, उसको समुद्र, नदी, ये सभी में विसर्जित किया जाता है। और अगर उसे विसर्जित करने से पहले उसमें जो कुछ भी बचा हुआ तंत्र रह गया, उसको हटाने के लिए हम क्लोरीन और ओजोन गैस का
प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको याद रखना है कि जल को शुद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो क्लोरीन और ओजोन का उपयोग करेंगे। क्लोरीन और ओजोन का उपयोग हम करेंगे। क्लियर? जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन और ओजोन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, आप एक ओजोन का भी नाम याद रखेंगे। अब बूझो क्या कह रहा है कि नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो बाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रम के जैसा ही होता है। मतलब नदी में जो है प्राकृतिक रूप से खुद स्वच्छ हो जाता है जल, और जो हम उपचार संयंत्र में करते हैं वो खुद हमें करना पड़ता है। अब कह रहे क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें बाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। यानी कि बाहित मल संयंत्र के चारों ओर किसका पेड़ लगाना चाहिए, यूकेलिप्टस की पेड़ को लगाना चाहिए। किसका पेड़ लगाना चाहिए, यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना चाहिए। अब है जागरूक नागरिक बने। तो बाबू आप लोग जागरूक पहले से हैं, आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सभी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप दूसरों को बताने की उम्र में हो गए हैं, तब इसको हम नहीं बताएंगे। फिर कह रहा है अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, ये भी अब सब लोग खाना बनाना, कैसे घर को रखना, साफ सफाई, वो अब जानते हैं। फिर स्वच्छता और रोग के बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके काम का नहीं है, इसलिए मैंने उसको कोई हाईलाइट नहीं किया है। कह रहा है कि भौमजल मतलब भूमि के नीचे, जो जमीन के नीचे जो जल पाई जाती है उसे हम भौमजल कहते हैं। भौमजल कुआं, ट्यूबवेल, नलकूप, झरना और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। ये सभी क्या है, जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। अनुपचारित मतलब जो खराब जल है वो जल जनित रोग का सबसे आसान तरीका है, जिसमें हैजा किस बीमारी से, किस जीवाणु से हो रहा था, जल्दी से बताइए। हैजा किस जीवाणु से, जल्दी बताइए, हम नहीं बताएंगे। टाइफाइड जो था साल्मोनेरा पैराटाइफी से। पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग शामिल होते हैं। तो याद रखना है, ये सभी जो है आपके लिए सवाल है, एक एक सवाल है। ठीक है, ये सभी जो बीमारी है ये जल जनित रोग के अंतर्गत भी आता है। किससे आता है, जल जनित रोग के अंतर्गत आता है। कौन कौन सी, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस। पेचिस में हम क्या पढ़े थे, पेचिस होता है प्रोटोजोआ से। टाइफाइड के बारे में हमने पढ़ा था जीवाणु से, ताऊजी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था हैजा, है और जा, तो हैजा भी होता है जीवाणु से। उसके बाद पोलियो भी जीवाणु से होता है। मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सभी अलग अलग बीमारी है जो कि जल जनित बीमारी के रूप में जाना जाता है। अब है 13.7 कि बाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। तो स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए हम कम लागत के यथास्थान बाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह में हम सेप्टिक टैंक का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ है, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। आपका जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सभी में कैसे आपको स्वच्छता रखना है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है कि हमारी सरकार हमेशा स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए स्वच्छ भारत अभियान को भी हमने शुरुआत किया है। अब है कृमि प्रसंस्करण शौचालय, ये क्या है। कहता है कि भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। क्या है, मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। किसके उपयोग में, तो मानव मल में क्या होता है, जल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। शौचालय का संचालन क्या है, बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति शुद्ध
समृद्ध पोषक है। मानव मल जब केचुआ से उपचारित किया जाता है तो कृमि केक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मिट्टी के लिए पोषक का काम करता है। क्लियर। अब कह रहे हैं वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू किया था, आपको पता होगा। और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि स्वच्छ भारत योजना कब आया था। 2016 में 2 अक्टूबर को आया था। तो 2 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से नई मुहिम शुरू की। इसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना, मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान, ये सभी शामिल था। तो आपको सिर्फ याद रखना है स्वच्छ भारत अभियान 2016। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो ये कथन याद रखना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। मुंह नहीं देखने का मतलब कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा नहीं। आपको अगर कोई मानवीय कार्य करना है, किसी की सुरक्षा करना है, किसी की सेवा करना है, तो किसी दूसरे के इंतज़ार नहीं करना है कि वो करेगा तब हम करेंगे। और दूसरा पथ प्रदर्शक मतलब आपके पास बहुत सारा आइडिया है लेकिन आपको वो आइडिया का कहीं पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हो। ठीक है। अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराए रखिए, जहाँ रहिए वहाँ पे अपनी उपस्थिति को बनाए रखिए कुछ अच्छे कामों से। ठीक है। तो वो महात्मा गांधी का कथन। अब ये चैप्टर होता है समाप्त। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, कुछ प्रमुख शब्द के उप जानते हैं। तो अपशिष्ट जल के बारे में पढ़ा, जो गंदे जल होते हैं। अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, अपांक, सीवर, जैव निम्नीकरणीय, अपशिष्ट पदार्थ, बाहित मल, बातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन, इन सभी के बारे में हमने जाना। अब आपने क्या सीखा उसकी पूरी एक सारांश है। तो कहता है कि प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योग, कृषि कार्य, खेत और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, यह बाहित मल कहलाता है। बाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मिट्टी का प्रदूषण करता है। और आगे क्या कहता है कि अपशिष्ट जल को बाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद अपांक और बायोगैस है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद कौन कौन है, तो अपांक और बायोगैस है। खुली या मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। तो ये सभी आपने इस चैप्टर के अंतर्गत सीखा। अब कुछ सवाल है जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैं सभी चैप्टर में, पीछे के कुछ चैप्टर में नहीं कराया था स्टार्टिंग में, फिर आप लोगों का सुझाव आया कि सर जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी कराया जाए, तो फिर मैंने कराना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं हम। अभ्यास में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके अंतर्गत क नंबर सवाल कहता है कि जल को स्वच्छ करना को दूर करने का प्रक्रम है। जल को स्वच्छ करना दूर या दूर कह रहे हैं रोग को, ठीक है, किसको, रोग या बीमारी को दूर करने का प्रक्रम है। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल बाहित मल कहलाता है। शुष्क का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। ये कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, ऐसा तो कुछ आया नहीं। शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर शुष्क आप अपशिष्ट पदार्थ कर सकते हैं या जैविक पदार्थ कर सकते हैं। जैविक या अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं। नालियाँ डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ये तो कचरा वगैरह, किसी किसी कचड़े का नाम यहाँ दे देना होगा, उससे अवरुद्ध हो जाएगा। ये ऑप्शन बेस पे बनेगा। अब आगे क्या है, करे ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें से कौन से वक्तव्य सही है वो बताना है। करे यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, ओजोन तो अनिवार्य नहीं है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल करता है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, यह भी सही है। ख ग
यह सभी सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, ये तो नहीं होगा, और ये भी शायद नहीं है, इतना लगभग 3% नहीं है, ये 0.06 समथिंग कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर ख और ग ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ख और ग। आगे और कुछ है, और कुछ आगे तो नहीं है। अब यहाँ पर है कि पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कथन है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। आपको बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट में जल्दी से फटाक से बताइए। अब यहाँ आता है एक प्राचीन अभियांत्रिकी उपलब्धि जो कि इतिहास से संबंधित है और याद रखना है, पूछा गया हुआ सवाल है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र कहाँ विकसित हुआ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों में के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जलबंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और नालियों गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। ईंट का सबसे बड़ा पुराना शौचालय 4500 वर्ष पुराना है। और इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 18 और ओवरऑल क्लास 7 समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्लास 7 और क्लास 6 पूरी तरह समाप्त हो गया है। हमने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी बुक को एक साथ करा दिया है। अब आप अपना नोट्स बना सकते हैं, सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है। ठीक है, और तो आपको क्या करना है? थैंक यू, सपोर्ट एंड वॉच कंटिन्यू। अब आपके लिए मैंने एक सवाल शुरू में ही पूछा था, जो है आपका सुझाव कि अब आगे आप क्या चाहते हैं। क्लास 8 कंटिन्यू किया जाए, क्लास 9 कंटिन्यू किया जाए, या फिर हम क्लास 10 11 क्या शुरू करें? नेक्स्ट क्लास आप क्या पसंद करेंगे वो आपको बताना है। 8 9 10 11, ठीक है। या फिर आप क्या चाहते हैं कि किसी 2 क्लास को एक साथ कराया जाए, 8 और 9 एक साथ कराया जाए, 10 और 11 एक साथ कराया जाए, या 9 और 10 एक साथ कराया जाए। ये अब आपको हमें सुझाव देना है। जितना सुझाव आएगा उतना अच्छा हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे। जितना आप हमें प्रेरित करेंगे मैं आपको उतना जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और ये है लास्ट पेज है, यहाँ पर आप अपनी टिप्पणी अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो आप अपने अपने कॉपी में नोट्स बनाया करें और साथ ही साथ पूरे वीडियो को देखा करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं मानता हूँ आप सहनशील हैं और आप अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं। तो मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बने रहें। लोगों तक शेयर ज़रूर करें। आप कुछ करें ना करें, शेयर ज़रूर करें ताकि नए नए लोग हमसे जुड़ें और हमसे जुड़ने के साथ उनका कुछ नया सीखने का उत्तेजना जो है वो दिखाई दे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, नए क्लास, नए जोश और नए जुनून के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।